गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का विषय है प्रॉब्लम 617। आपको 17 नंबर प्रश्न आज बताए जाएंगे जो एसके सिंह अकाउंट से लिया गया है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन एसके सिंह अकाउंट से ही लिया गया है, ठीक है। चूँकि मैं बार बार चर्चा ये करते रहता हूँ, तो शुरू करते हैं। जो आज का विषय है, टॉपिक है क्या कहता है। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर देखें। आपको बहुत ही सफलता मिलेगी, आपको है ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ मिलेगा, ठीक है। ये वाईफाई वाला पढ़ाई नहीं है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ पढ़ाई है जो आपको आपके भविष्य और आपके ज्ञान में समृद्धि प्रदान करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 17 क्या कहता है। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सत्यम। कहता है निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा प्रविष्टियाँ करिए। किसके बही में? तो सत्यम के बही में, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री। प्रॉब्लम 17 है, 17 है जो आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा सत्यम। क्या लिख दीजिएगा? सत्यम, ठीक है। ये डेट पार्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट और ये आरएस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, यानी 125 रुपया का आपने पुराना पेपर बेचा है। ये क्या होता है ज़रा समझिए। जैसे कि आप लोग पेपर लेते हैं, न्यूज़पेपर रोज़ लेते हैं, पढ़ते हैं, रोज़ वो पुराना हो जाता है। यानी पढ़ लेते हैं, जैसे आज पेपर आपको मिला न्यूज़पेपर, तो कल के लिए वो क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हम लोग पेपर जमा पढ़ते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, और एक बार जब महीना हो कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम एक बार बेच देते हैं। तो वही न्यूज़पेपर आपने बेचा है 125 रुपये का। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया है 1000 का। फर्नीचर पुराना हो गया था, टूटा फूटा हो गया था, कबाड़ के जैसा हो गया था, तो उसको घर में रखेंगे नहीं, ठीक है। कबाड़ी से हम उसको बेच देंगे। तो ये दोनों चीज़ आपने बेचा है, तो बेचने के पीरियड में तो दोनों सेल्स होगा, ठीक है। लेकिन आपने बेचा है तो क्या होगा? कैश तो निश्चित है कि आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, है ना, टू ओल्ड न्यूज़पेपर और टू ओल्ड फर्नीचर। यानी वस्तु का जब नाम दिया है तो हम वस्तु का नाम लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेचने के क्रम में, खरीदने के क्रम में यदि वस्तु का नाम दिया हो तो हम क्या करेंगे? वस्तु का नाम, है ना, लिखना हम पसंद करेंगे, ठीक है। तो एक और बात होता है कि बेचना एक इनकम होता है, ठीक है। बेचना क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर बेचते हैं तो उसके साथ लागत मूल प्लस प्रॉफिट शामिल होता है ना। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है, वह सेलिंग प्राइस क्या होता है? यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी लागत मूल प्लस प्रॉफिट, यानी दोनों को जोड़ने से आपका सेलिंग प्राइस बनता है। तो न्यूज़पेपर सपोज दैट आपने बेचा तो 125 रुपया का आपका इनकम हो गया, तो इसको सन्ड्री इनकम भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? सन्ड्री इनकम, ठीक है। तो क्या होगा, ज़रा एंट्री ज़रा देखिएगा। कैश तो दोनों पीरियड में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, है ना, सन्ड्री इनकम अकाउंट भी लिख सकते हैं 125 रुपया, या ओल्ड न्यूज़पेपर भी क्रेडिट कर सकते हैं 125, और टू ओल्ड फर्नीचर भी क्रेडिट कर सकते हैं 1000, है ना। सेल्स नहीं लिखिएगा। तो सीरियल नंबर 1 है, क्या लिखेंगे? दोनों पीरियड में आपका कैश कॉमसिन होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू
सन्ड्री इनकम, ये किसके लिए हो गया? न्यूज़पेपर के लिए। और 2 हो जाएगा आपका ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर आप बेचोगे, ओल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर जाएगा ही जाएगा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसा लिखेंगे 125 रुपया, और दूसरा जो दिया हुआ है 1000 का फर्नीचर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1000 आप फर्नीचर को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, बिंग लिख देंगे, डॉट 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 करके यहाँ प्रश्न को मेंशन कर दीजिए और इसको ब्लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट है 2 क्या कहता है, सामने है 2 नंबर प्रश्न, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ। देखिए सेल्फ की बात कह रहा है। सेल्फ का मतलब हो गया कि आपने बीमा कराया था और आपने अपने बीमा प्रीमियम का भुगतान तिमाही या 6 माही या 12 माही के हिसाब से किया, ठीक है। तो ये 1500 रुपया है ना, अपने निजी प्रयोग के लिए आपने इस्तेमाल किया है। मतलब क्या हो गया, सेल्फ लगा है, तो जब निजी प्रयोग आ जाएंगे तो इसका मतलब समझा जाता है कि आपने व्यवसाय से उतना पैसा आहरण करके बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं भी सेल्फ हो, डोमेस्टिक हो, या यानी कि निजी प्रयोग ऐसा कुछ लिखा हो, या प्राइवेट यूज, प्रोप्राइटर यूज लिखा हो, या प्राइवेट यूज लिखा हो, तो वहाँ पे हर हालत में समझा जाएगा कि पैसा का आहरण आपने व्यवसाय से करके इस्तेमाल किया है। तो इसलिए सेल्फ है, तो इसका मतलब क्या है कि बीमा प्रीमियम का जो भुगतान आपने किया है वह व्यवसाय से, अपने व्यवसाय से आहरण करके। तो जब निजी प्रयोग के लिए हम व्यवसाय से रुपया आहरण करके किसी भी खर्चे का भुगतान करते हैं तो ड्राविंग को डेबिट करते हैं। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू, है ना, कैश अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंग डॉट 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 प्रश्न यहाँ डाल दीजिएगा और क्या करिएगा, पैसा जो है आपके सामने कितना है ज़रा देख लीजिए, 1500 रुपया दिया होगा, 1500 डेबिट में डाल दीजिए। और ये सॉरी यहाँ छूट गया है, ये 1000 यानी 1125 रुपया, और यहाँ 1500 क्रेडिट में कर दीजिए, ठीक है। और इसको हम ब्लॉक कर देंगे, ओके। अब आता है 3 नंबर, क्या कहता है 3 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। तीन नंबर प्रश्न है, बॉट ए टेबल फैन फॉर ₹1000 फॉर डोमेस्टिक यूज। देखिए क्या कहा है कि आपने 1000 रुपये का टेबल फैन खरीदा है। बॉट माने क्या होता है, खरीदा है, ठीक है। खरीदना किसके प्रयोग के लिए, ऑफिस प्रयोग के लिए नहीं, डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक यूज आ गया, पर्सनल यूज आ जाए, सेल्फ आ जाए, प्राइवेट यूज आ जाए, प्रोप्राइटर यूज आ जाए, तो सभी के लिए हम लोग ड्राविंग लगाते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि अपने व्यवसाय से 1000 रुपया आहरण करके आपने घर के लिए टेबल फैन खरीदा, ठीक है। ऑफिस यूज़ के लिए रहता तो वही हो जाता टेबल फैन टू कैश अकाउंट। लेकिन जैसे ही डोमेस्टिक यूज आ गया, गृह प्रयोग आ गया, इसका मतलब हो गया कि आपने व्यवसाय से आहरण किया है ना, तब जाके आपने उस टेबल फैन को खरीद के घर में ले गया। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राविंग अकाउंट डेबिट
और 2 हो जाएगा कैश अकाउंट। चूँकि कैश तो हर हालत में गोज आउट होगा, तो लिख देगा ड्राविंग टू कैश। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम व्यवसाय से पैसा दो तरीके से आहरण करते हैं, एक अपने प्रयोग निजी प्रयोग के लिए और एक व्यवसाय बिजनेस के लिए यानी व्यवसाय में है ना, फर्नीचर वगैरह सब बढ़ाने के लिए या संपत्ति एसेट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपने व्यवसाय के लिए खरीदा है या डोमेस्टिक यूज या अपने निजी प्रयोग या घर के लिए किया है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू ए कस्टमर फॉर 10,000 एंड कलेक्टेड 5% GST ऑन इट। क्या कहता है कि आपने कस्टमर को माल बेचा है, ध्यान दीजिएगा, वह भी फॉर कैश यानी नगद बेचा है। कितने रुपए का बेचा है? 10,000 का। और इस पर कितने का GST कलेक्शन किया है? तो 5% GST कलेक्शन किया है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, नगद बेचने का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स होता है। ठीक है, और इसमें GST जो कलेक्शन किया 5%, तो ये आपके लिए आमदनी हो गया। GST कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यानी GST यदि खर्चा होता है तो डेबिट करना है, और GST यदि लाभ लेकर आता है तो GST को क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ज़रा इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। 10,000 का आपने माल बेचा है, ठीक है, और इस पर GST कितना आता है? 5%। कितना हो जाएगा? 500 रुपये। यानी GST जो आपने कलेक्टेड किया है वह 500 रुपया GST कलेक्टेड किया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसी का एंट्री क्या करेंगे, ज़रा देखिएगा। चार नंबर देखिए, माल बेचा है तो कैश निश्चित है कि कॉमसिन होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है, और 2 लिखेगा 5% GST कलेक्टेड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि GST आप माल बेचे हैं तो GST के रूप में आमदनी हुआ है, 5% का आमदनी हो रहा है। यानी किससे वसूल किया है? तो कस्टमर से, है ना। तो 10,000 के अलावा 500 रुपये आपको आ रहा है, तो क्या करेंगे? 10,000 आप क्या करेंगे? यहाँ क्रेडिट करेंगे, सेल्स को बंद करो, 500 रुपया जो है यहाँ करेंगे। ठीक है, टोटल हो जाएगा 10,500 का एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे बिंग लगा देना है, डॉट डॉट कर देना है, प्रश्न को मेंशन कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, मैंने कोष्ठ को बंद करके यहाँ ब्लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट है पांचवा, क्या कहता है? पांचवा है परचेज गुड्स। ध्यान दीजिएगा पांचवा पर, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹6,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। यानी कहने का इसका सारांश है कि आपने अमित से सामान खरीदा है 6,000 रुपया का, है ना। फॉर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, फॉर का मतलब नगद हो गया। फॉर कैश, फॉर ही लिखा हो या फॉर कैश लिखा हो, दोनों का मतलब नगद ही होता है। तो आपने नगद 6,000 रुपया का सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन आपको कैश नहीं मिला है, आपको चेक मिला है। क्या मिला है? चेक मिला है। तो क्या हो जाएगा? परचेज नॉमिनल अकाउंट है,
खर्चा हानि को डेबिट करेंगे, ठीक है। और सॉरी, मैंने क्या बोला, चेक मिला है, इसके लिए आई एम ऑल्सो वेरी वेरी सॉरी। जब सामान कोई भी खरीदते हैं तो चेक हमको देना पड़ता है। तो आपने सामान खरीदा और क्या करा, चेक दिया। किसको दिया? बेचने वाले से, बेचने वाले को दिया, माने जिससे आप खरीदे थे उसको आपने चेक दिया, कैश नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ परचेज आइटम निकलेगा, एक क्या निकलेगा, चेक। ध्यान दीजिएगा, खरीदना खर्चा हानि है, डेबिट करेंगे, और चेक यहाँ गोज आउट हो रहा है, ठीक है। तो चेक के बदला में हम क्या करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नगद है इसलिए अमित का कोई काम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर लिखा हुआ है। अगर चेक नहीं रहता तो परचेज टू कैश होता, लेकिन चेक से आपने भुगतान किया है वस्तु खरीद कर, इसलिए परचेज टू बैंक होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग गुड्स डॉट 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 जो भी है आप यहाँ लिख के प्रश्न को मेंशन करके इसको ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। ये पैसा है 6,000 रुपये का, तो 6,000 डेबिट में लिखिए और 6,000 क्रेडिट में लिखिए, ठीक है। लास्ट है 6 नंबर एंट्री, खत्म होने वाला है, समाप्त हो जाएगा। अब ये क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न कहता है कि सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कहता है बच्चे कि जो आपने ऊपर जो है 5 नंबर में 6,000 का माल जो खरीदा था उसका 1/3 भाग आपने बेचा है। 1/3 भाग क्या करा है, बेचा है। कितना प्रॉफिट कमाकर, 25% प्रॉफिट कमाकर। किस पर, तो लागत पर, यानी 6,000 का 1/3 लागत पर 25% लाभ कमाकर आपने क्या करा है, बेचा है। तो भाई कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। यानी टोटल जो कॉस्ट था जो 5 नंबर में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, जिसको आपने 6,000 में खरीदा है, तो 6,000 का जो टोटल लागत मूल्य का वस्तु खरीदे थे, इसका आपने 1/3 1/3 हिस्सा आपने सेल्स किया है, सोल्ड किया है, ध्यान दीजिएगा। तब बराबर हो जाएगा, ये 2,000 से कट जाएंगे, यानी 2,000 रुपया का सामान आपने बेचा है। 2,000 रुपया लागत का सामान आपने बेचा है, कॉस्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाकर बेचा है, 25%। तो लिख देंगे ऐड 25%, ऐड क्या लिखेंगे, 25% प्रॉफिट। तो 2,000 का 25/100 कर दीजिएगा, 25 दूना 50 यानी 500 रुपया, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, 2,500। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब कहिएगा ये कैसे होगा, तो एक फॉर्मूला होता है, SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो CP यहाँ 2,000 हो गया है, अब प्रॉफिट क्या हो गया, 500 बराबर ये कितना हो गया, 2,500 बन गया, ठीक ना। यही आपका सेलिंग प्राइस है। अब इसी का एंट्री कर दीजिए। तो बेचा है आपने, बेचने का एंट्री कर दीजिए, है ना, नगद बेचने का, कैश अकाउंट डेबिट टू, नगद है कि उधार है देखने दीजिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये उधार है, ठीक है, ठीक। तो चलिए
हम क्या करेंगे, इसको सेल्स से मान लेंगे। या इसका दूसरा भी एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी टोटल हो जाएंगे 2500 बिंग लगाकर। एक और इसका अपवाद में एक्सेप्शन में एक एंट्री हो सकता है, तो क्या हो सकता है, यानी कैश को डेबिट कर दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लिखिएगा सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कितने का हो जाएगा, यहाँ पे मैं पैसा बता दे रहा हूँ। सेल्स चूँकि अंडर में पैसा डाल चुके हैं, यहाँ सेल्स कितना हो जाएगा 2000 का, और प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट एंड लॉस लेकर 500 रुपये यहाँ क्रेडिट कर दीजिएगा। चूँकि आमदनी हुआ है 500 का 25%, और टोटल कितना हो जाएगा 2500 कैश होगा। ये आप चाहें तो ऐसा भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये या ये दोनों साथ में हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरह करके है ना, आपका जो है प्रश्न ये समाप्त होता है। 17 नंबर क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इस 17 नंबर प्रश्न को दिमाग में बसा लीजिए, और ये आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व किया गया है वो प्रश्न है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एक अलग क्वेश्चन है 18 के लिए। मैं कुछ क्वेश्चन का इसी टॉपिक में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगला जो आएगा 18 नंबर प्रॉब्लम के लिए, ज़रा इसको देख लीजिए। यानी मैंने टॉपिक लिखा है, टॉपिक है गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम पार्टली आंशिक, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसके पहले अब इसको क्या करिएगा, ये सब को आप क्या करिएगा टोटल कर दीजिएगा। ज़रा इसको क्लियर कर लीजिए, है ना। टोटल आप क्या करिएगा, यहाँ पे करके यहाँ लिख दीजिएगा, पिछले वाला प्रश्न है, और इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे खाता क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस प्रश्न से हटकर, 17 से हटकर 18 के लिए कुछ मैंने टॉपिक बनाया है, उसको इसी में देख लीजिए। गुड्स लॉस बाय फायर, आग से माल का क्षति होना और बीमा कंपनी से आंशिक रूप से पैसा प्राप्त करना, ये क्या चीज़ है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना। कभी कभी माल ट्रक से आता है और रास्ते में ही पुल पुलिया धंस जाता है तो ट्रक पानी के अंदर चला जाता है, तो कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट ही हो जाता है, और कभी कभी गुड्स लॉस बाय फायर भी हो जाता है, आग से माल का क्षति भी हो जाता है। मान लीजिए कि ट्रक से माल आ रहे हैं और रास्ते में जो है शॉर्ट सर्किट या बिजली गिर गया या ओला गिर गया या किसी तरह ट्रक में आग लग गया, तो पूरा माल जल के खाक हो गया, है ना। अगर उसका बीमा कराया गया है तभी तो बीमा कंपनी से आंशिक पैसा प्राप्त होगा, लेकिन जब नहीं कराया गया तब पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो इसी से संबंधित हम आज कुछ प्रश्न आपके सामने रखने वाले हैं, यानी गुड्स लॉस बाय फायर से संबंधित ये चीज़ है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे, पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, है ना। आप जानते हैं कि सामान जो होता है, गुड्स जो होता है, दो प्रकार का होता है ना। एक होता है नॉन एसर्ड और एक होता है एसर्ड। यानी नॉन एसर्ड का मतलब हो गया, एक जो होता है इंश्योरेंस से सुरक्षित नहीं होता है, और दूसरा एसर्ड होता है जो इंश्योरेंस से सुरक्षित होता है। मतलब कहने का मतलब कि सामान या दुकानदार या बिजनेस, जो भी हम सामान कहीं से मंगाते हैं और कहीं पे भेजते हैं तो उसका बीमा होता है। चाहे विदेश से भी माल आता है कंटेनर में, चाहे किसी भी रूप में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, चाहे बड़ा डीलर है, आप थोक रूप में माल मंगाते हैं, या आप बड़ा बहुत सारा होलसेलर है, दुकान में माल ठूस कर भरे हैं, तो उसका बीमा करा लेना उचित होता है ना। तो बड़े बड़े सौदागर लोग जो है ना, कंटेनर का या बड़े बड़े बिजनेस का, व्यवसाय का, अपने दुकान का बीमा करा के रखता है।
क्योंकि कहीं किसी तरह अकस्मातः यदि शॉर्ट सर्किट या किसी तरह आग लग जाता है तो कुछ ना कुछ यानी नियम है कि 90% या 80% बीमा कंपनी है ना, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करना क्या है, ज़रा इसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि हमको कि समझना ये है कि गुड्स कई प्रकार के होता है ना, एक प्रकार का या दो प्रकार का। गुड्स जो है दो प्रकार के होते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर, है ना। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला जो निकलता है क्या, यानी गुड्स एश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी और गुड नॉन एश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। सामान बीमा कंपनी से सुरक्षित होना या सामान बीमा कंपनी से, है ना, असुरक्षित होना। तो ध्यान देंगे इसी पर जरा हम चर्चा करते हैं क्या लिखा हुआ है। नॉन एश्योर्ड का मतलब होता है फुली लॉस। यदि आपका माल, आपने माल कहीं से खरीद के गोदाम में रखा है, यदि बीमा नहीं कराया है तो उसका मतलब क्या होता है ना, पूरी तरह जो है वह अगर आग लग जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पूरा का पूरा लॉस जाता है, क्योंकि आपने बीमा नहीं कराया था तो उस पर 1 रुपया बीमा कंपनी से नहीं मिलेगा। दूसरा होता है एश्योर्ड। तो गुड्स यदि एश्योर्ड होता है, सुरक्षित होता है, तो आंशिक लॉस होता है, और नॉन एश्योर्ड होता है तो फुली लॉस होता है। तो इस दोनों पीरियड में जर्नल क्या होता है, जरा हम जर्नल को देखेंगे। ठीक है, पहला जर्नल क्या होता है, मान लो कि आग से माल जल गया और बीमा कंपनी, बीमा आपने नहीं कराया था, क्या करा था, आपका आग से माल जल गया, चाहे वह ट्रक था, चाहे रास्ते का माल था, चाहे गोदाम का माल था, चाहे दुकान का माल था, आपने बीमा नहीं कराया था, तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट लिख सकते हैं या गुड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन गुड्स नहीं लिखा जाता, हमेशा परचेज लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आ रहे हैं, बेटा आ रहे हैं, बदमाशी करो तुम लोग। आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में आपको बीमा कंपनी से 1 रुपया प्राप्त नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपने सामान का बीमा कराया ही नहीं था। ठीक है, गोडाउन में माल लाखों करोड़ों का पड़ा था, आग लग गया, पूरा जल के खाक हो गया, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राख मिलेगा। तो इस पीरियड में बस एक ही एंट्री होता है। लेकिन जैसे ही पार्टली लॉस की बात आए, एश्योर्ड की बात आए, इसका मतलब है कि सामान जो आपका था बीमा कंपनी से सुरक्षित था, आपने बीमा करा लिया था। तो इस पीरियड में एंट्री का कितने होंगे, पहला एंट्री होता है आग से माल जलने का, यानी टॉपिक हो जाएगा गुड्स लॉस बाय फायर। पहला एंट्री करिएगा आग से माल क्षति का, तो लिखिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना, टू परचेजेस अकाउंट। बिंग लगाकर वही प्रश्न यहाँ मेंशन करते हैं, डॉट 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 लिखिए। दूसरा, जब आपने माल का बीमा कराया था, किसी कारणवश माल आग से जल गया, तो निश्चित है कि आप बीमा कंपनी को जानकारी देंगे, आवेदन देंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो दूसरा एंट्री होता है इंश्योरेंस क्लेम करने का। इंश्योरेंस क्लेम्ड, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम करने का एंट्री जो होता है, क्या लिखिएगा,
लॉस बाई सॉरी इंश्योरेंस क्लेम्ड अकाउंट डेबिट और 2 लिखिएगा लॉस बाई फायर अकाउंट, लॉस बाई फायर अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री हो जाएगा। तीसरा, जब बीमा कंपनी से आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है कि भैया मेरा माल आग से जल गया, तो निश्चित है कि बीमा कंपनी सुनवाई करेगा, उस पर गहन जांच करेगा। जांच करने के बाद वह पाता है कि 100% में से 30% माल बच गया है, बाकी 70% जल के खाक हो गया, तो इसको कहते हैं आंशिक। कभी भी बीमा कंपनी 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती है, या तो 75% या तो 80%, यानी सामान की स्थिति के अनुसार, गुड्स की स्थिति के अनुसार, एसेट्स की स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो बीमा कंपनी मान लो आंशिक इंश्योरेंस क्लेम किया, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा? इसका मतलब मान लो 100% में से आपका 30% क्लेम इंश्योरेंस नहीं किया, 70% ही इंश्योरेंस क्लेम किया है। इसका मतलब है कि 30% तो आपके लिए लॉस हो गया। तो क्या एंट्री हो जाएगा दोनों पीरियड के लिए? तो एक होता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा टॉपिक बनाकर इंश्योरेंस क्लेम्ड है ना, एक्सेप्टेड, माने इंश्योरेंस क्लेम के रूप में आपका पैसा आपको मिल रहा है। तो पहला हो जाएगा कैश डेबिट हो जाएगा, या चेक देगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और लॉस हो गया था, कितना का माल? 30% लॉस हो गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा और 2 लिख दीजिएगा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम्ड अकाउंट। ठीक है, ये 3 एंट्री होता है। ठीक है, तो ये किस क्वेश्चन में आएंगे? 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आएंगे। कितने नंबर के लिए? 18 नंबर के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। फिलहाल आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ, है ना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती टाइम निकालकर मेरे यूट्यूब से जुड़ा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और भविष्य भी आपका अच्छा हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, हैव ए स्वीट ड्रीम।